रजनी जैसे ही एक आईपीएस अधिकारी बनती है तो उसके बाद वो अपने डिस्ट्रिक्ट से जहां पर उसकी पोस्टिंग हुई थी वहां से अपनी सरकारी गाड़ी में बैठती है और सीधा दिल्ली की एक कॉलोनी में चली जाती है, जिसके बारे में उसे पहले से पता था क्योंकि यहां पर हरपाल सिंह जी नाम के व्यक्ति रहा करते थे। वह अपनी गाड़ी को लेकर उस कॉलोनी में आ जाती है और वहां पर आकर हरपाल सिंह जी के बारे में पूछने लगती है। जैसे वो हरपाल सिंह जी के बारे में पूछती है तो उन्हें पता चलता है कि जो हरपाल सिंह जी हैं वह यहाँ के रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपना समय व्यतीत किया करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उनके बेटा बहू हैं वो उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया करते हैं। इसके बाद जो रजनी होती है वहाँ से सीधी रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है और रेलवे स्टेशन पर कदम रखते ही उसको पुरानी बहुत सारी बातें फ्लैशबैक की तरह याद आने लगती हैं और धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते वह हरपाल सिंह जी के पास भी पहुँच जाती है। हरपाल सिंह जी स्टेशन के एक कोने में बैठे हुए थे और उनकी हालत को देखकर लग रहा था कि यह भीख मांगकर अपना गुजारा किया करते हैं। रजनी जैसे ही हरपाल सिंह जी की ऐसी हालत देखती है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह झट से हरपाल सिंह जी के पास जाकर बैठ जाती है। हरपाल सिंह जी रजनी को पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा किस्मत के मारे हुए थे और रजनी की हालत पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। तो वो कहने लगते कि बेटा तुम कौन हो, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा। यह बात सुनते ही जो रजनी होती है एकदम से उसको अपने गले से लगा लेती है और कहने लगती है कि बाबा बस करो, आज से आपको बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना होगा और मैं आ गई हूँ ना, कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है। इसके बाद जो रजनी के सिक्योरिटी मैन होता है और साथ में जो ड्राइवर होता है वो दोनों इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान है कि ये इतनी बड़ी अधिकारी एक भिखारी व्यक्ति को गले से क्यों लगा रही है और क्यों इससे बाबा कह रही है। वहीं पर कुछ लोग जो स्टेशन पर ये सब कुछ देख रहे थे वह भी इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान हैं। उसके बाद जो रजनी होती है वह हरपाल सिंह जी को उठाती है और उठाने के बाद अपने साथ लेकर चलने लगती है, लेकिन तभी हरपाल सिंह जी उससे कहने लगते कि बेटी तुम कौन हो और मुझे अपने साथ क्यों ले जा रही हो। तो उसके बाद रजनी कहती है कि बाबा आपने शायद मुझे नहीं पहचाना होगा, मेरा नाम रजनी है और मुझे भी आपने किसी दिन ऐसे भरपेट खाना खिलाया था। यह बात सुनकर हरपाल सिंह जी एकदम से गहरे सोच विचार में पड़ जाते हैं और इसके बाद रजनी के साथ साथ चलने लगते हैं। रजनी उन्हें स्टेशन के साइड में ही बने हुए एक रेस्टोरेंट पर ले जाती है जहां पर कुछ सालों पहले हरपाल सिंह जी ने रजनी को खाना खिलाया था, तो रजनी उन्हें वहां पर जाकर खाना खिलाने लगती है। हरपाल सिंह जी को भरपेट खाना खिलाया जाता है और उसके बाद रजनी हरपाल सिंह जी से पूछने लगती है कि बाबा आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई, क्योंकि आप तो अच्छे भले थे ना और अच्छे से आपका समय व्यतीत हो रहा था। तो इसके बाद जो हरपाल सिंह जी होते हैं वो अब तक थोड़ा सा नॉर्मल ही हुए थे, लेकिन फिर से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि बेटी मैंने तुझे उस दिन बताया था ना कि मेरे जो बेटे की पत्नी है वो शराब पिया करती है, तो इसी वजह से जब मैंने तेरी मदद की थी तो उसके बाद उन लोगों ने लगभग 1 साल बाद ही मुझे घर से निकाल दिया था और उसके बाद मैं ऐसे ही दर दर भटक कर अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। अब यह बात सुनकर रजनी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और इसके बाद रजनी कहने लगती है कि बाबा अगर ऐसी बात है तो आप चलिए मेरे साथ और गाड़ी में बैठिए, मैं भी तो देखूं आपके बेटा बहू को, वो आपके साथ ऐसा भला कैसे कर सकते हैं। भले ही आप उनके साथ मत रहना, आज से मैं आपको अपने साथ रखूंगी, लेकिन एक बार आपके बेटा बहू को सबक सिखाना तो बनता है। इसके बाद हरपाल सिंह जी पहले तो मना करते हैं, लेकिन रजनी जब बार बार इस बात के लिए जोर देती है तो उसके बाद रजनी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। रजनी हरपाल सिंह जी को सहारा देकर अपनी गाड़ी में बिठाती है और वहां से गाड़ी को लेकर हरपाल सिंह जी के बताए अनुसार उसी कॉलोनी में दोबारा से पहुंच जाती है जहां से अभी थोड़ी देर पहले वो वापस गई थी। वहां पर जाने के बाद हरपाल सिंह जी ने उसे अपने घर के बारे में बता दिया था और रजनी अपनी गाड़ी को सीधा हरपाल सिंह जी के घर पर लगवा देती है। ड्राइवर और सिक्योरिटी मैन इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान है कि ये मैडम को हुआ क्या है और ऐसे बेकारी को अपने साथ लेकर क्यों घूम रही है, क्योंकि बातों से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये बाप बेटी हैं और जो कुछ भी बातें अब तक उन दोनों के बीच में हुई थी उनसे यही लग रहा था कि मैडम की किसी न किसी समय पे इस बुजुर्ग व्यक्ति ने मदद की थी और मदद का ही कर चुकाने के लिए वो इसको अपने साथ लेकर घूम रही है। लेकिन पूरी बात जानने की जो जिज्ञासा होती है वह ड्राइवर और सिक्योरिटी मैन को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी और इसी वजह से जो सिक्योरिटी मैन होता है वो मैडम के साथ साथ चलकर पूरी बात को जानना चाहता है। इसके बाद जो रजनी होती है हरपाल सिंह जी के साथ उस मेन गेट पर पहुंच जाती है, उस घर के पर जिस घर से कभी हरपाल सिंह जी को धक्के मारकर उसके बेटा बहू ने निकाल दिया था। इस घर के अंदर हरपाल सिंह जी का बेटा मनीष और उसकी पत्नी कामनी दोनों रहा करते हैं। दरअसल हरपाल सिंह जी के बेटे ने लव मैरिज की है और लव मैरिज करने के बाद वह अपनी पत्नी के साथ इस घर में रहा करता था और पिता को भी संग रखा करते थे, लेकिन जो मनीष की पत्नी थी वह शराब पिया करती थी और उसके बेटे को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। इसके बाद
बाद फिलहाल जो रजनी है वह दरवाजे की घंटी बजा देती है और अंदर से हरपाल सिंह जी का बेटा मनीष दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही जो रजनी होती है उसको दिखाई देता है कि अब फिलहाल भी जो हरपाल सिंह जी की बहू है वह अंदर टेबल पर बैठकर शराब पी रही है और बेटे ने जैसे दरवाजा खोला है तो वह उसकी तरफ बड़ी अजीब निगाहों से देख रही है। इधर जैसे मनीष रजनी को पूरी ड्रेस में देखता है और साथ में सरकारी गाड़ी और सिक्योरिटी मैन को देखता है तो वह भी एकदम से डर जाता है और कहने लगता है कि हाँ मैडम बताइए आपको क्या काम है और आपको किससे मिलना है। हरपाल सिंह जी अभी साइड में ही थे, यानी कि अभी तक मनीष को हरपाल सिंह जी नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन तभी जो रजनी होती है हरपाल सिंह जी को आगे करती है और कहने लगती है कि क्या आप इनको जानते हो। लेकिन तभी मनीष कुछ बोल पाता। इतनी देर में अंदर से जो मनीष की पत्नी शराब पी रही थी बैठकर, वह कहने लगती है कि हाँ मैं जानती हूँ इस बुड्ढे को, ये हमारा ही बुड्ढा है और हम लोगों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद जो रजनी होती है एकदम से घर के अंदर घुस जाती है और मनीष की पत्नी जो कि बैठकर शराब पी रही थी उसको एक जोरदार चांटा लगा देती है। जैसे ही रजनी ने कामनी को चांटा मारा था तो उसके बाद जो मनीष होता है वह भी कुछ कहना चाहता है, लेकिन वर्दी को देखकर वह चुपचाप रह जाता है। इधर जो हरपाल सिंह जी होते हैं उन्हें एकदम से सुकून सा मिल जाता है और वो सोचते हैं कि अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। इसके बाद रजनी दोनों पति पत्नी को बिठाती है और बिठाने के बाद कहने लगती है कि देखो तुमने अपने पिता के साथ बहुत ही गलत किया है और अगर तुम अपने पिता की देखभाल नहीं कर सकते तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी तुम लोगों ने अपने अंडर में ली है उस सारी के सारी प्रॉपर्टी को तुम्हें देगा। यह बात सुनकर मनीष के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मनीष ने पहले ही अपने पिता को अपनी बातों में उलझाकर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली थी और इसके बाद अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया था। यह कानून हरपाल सिंह जी को नहीं पता था, लेकिन रजनी जैसी इस बात को कहती है तो उसे भी लगता है ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन तभी मनीष और उसकी पत्नी जो अब तक ये समझ रहे थे कि हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता, वह एकदम से दिमाग के अंदर सोचने लगते हैं कि पिताजी ने जरूर से कोई कंप्लेंट की होगी और इस कंप्लेंट के जरिए पुलिस आई है हमको इस घर से निकालने के लिए। तभी जो मनीष और उसकी पत्नी होते हैं वह एकदम से अपने बुजुर्ग पिता के पैरों में गिर जाते हैं और रो रो कर उनसे माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि बाबूजी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज से आप हमारे इस घर के अंदर रहोगे और हम लोग आपकी अच्छे से सेवा करेंगे। लेकिन हरपाल सिंह जी अपने बेटा और बहू के साथ रहने से साफ साफ मना कर देते हैं और रजनी से कहते हैं कि बेटा मैं इनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता, लेकिन मैं अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर लूंगा। इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दो, यही काफी है जो तूने आज मेरा बदला ले लिया है। इस बात को सुनकर हरपाल सिंह जी का जो बेटा मनीष होता है वह समझ जाता है कि यह लड़की कोई ना कोई इसके जानने वाली है और जरूर से ऐसे अच्छी तरह से जानता है। यह शंका के बाद मनीष और उसकी पत्नी के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वहां पर सिक्योरिटी मैन भी खड़ा हुआ था और कुछ कॉलोनी वाले भी इस बात को देखकर खड़े हो गए थे। इधर जो रजनी होती है वह इन भावों को पढ़ लेती है और सभी की जिज्ञासा भरी निगाहों के बारे में समझ जाती है। इसके बाद रजनी बताने लगती है कि हाँ सच में ही मैं इनकी जानकार हूँ और जानकारी क्या, मैं तो इनकी बेटी हूँ, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी मेरे लिए किया है वो अपनी सगी बेटी के साथ भी शायद ही कोई शक कर सकता है। अब जो हरपाल सिंह जी का बेटा था वो कहने लगता है कि आप इनकी बेटी कैसे हो सकती हो, क्योंकि मैं तो अपने माता पिता की इकलौती संतान था, उसके अलावा इन्हें कोई भी बेटी नहीं थी। तो उसके बाद रजनी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और वहीं पर बैठकर उन सभी को पूरी कहानी बताने लगती है। वह बताती है आज से 4 साल पहले जब मेरे भैया भाभी ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया था और मेरा तलाक तो पहले ही हो चुका था, क्योंकि मैं पढ़ना लिखना चाहती थी और भैया भाभी अब मुझे पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं देना चाहते थे। तो इसी वजह से मैं दुखी होकर इसी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई जहां पर आज हरपाल सिंह जी मुझे इतनी बुरी हालत में मिले हैं और वहां पर जाकर ट्रेन आने का वेट ही कर रही थी, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि इस दुनिया में इस तरह से जीने से तो अच्छा है कि इस दुनिया को छोड़कर विदाई हो लिया जाए। और यही सोचकर मैं वहां पर पहुंच गई थी, क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया था और जैसी ट्रेन आती है और मैं उसके सामने जाने वाली होती हूँ तो उसी दौरान हरपाल सिंह जी जो वहां पर न जाने कहां से आए थे और किस लिए बैठे हुए थे, वह एकदम से मुझे पकड़कर उल्टा खींच लेते हैं और मुझे समझाने लगते हैं। यह सब कुछ देखकर मैं उनसे कहने लगती हूँ कि आपने मुझे क्यों रोका। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि बेटी ये सब कुछ जो तुम कर रही हो वो करने की मैं काफ़ी बार सोच चुका हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा करना घोर पाप होता है और ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो रजनी होती है वह हरपाल सिंह जी से वहाँ पर बात करने लगती है और बातों के दौरान दोनों एक दूसरे से अपने अपने दुख को साझा करते
करते हैं। हरपाल सिंह जी बताते हैं कि आज से काफ़ी दिनों पहले मेरी पत्नी की मौत हो गई और जो मेरा बेटा है वह लव मैरिज करके एक पत्नी घर के अंदर लाया है, लेकिन जो उसकी पत्नी है वह शराब पिया करती है और शराब के चलते वह बिल्कुल भी मेरा आदर नहीं किया करती है। यहाँ तक कि अब तो उसकी बहू शराब के नशे में उस पर हाथ भी उठाने लगी थी और उससे ही कहा करती थी शराब लाने के लिए। इधर उसका जो बेटा होता है वह अपनी बहू की हर बात माना करता और अपने पिता की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करता है। इसके बाद जो हरपाल सिंह जी होते हैं वह गांव जाते हैं और गांव की एक जमीन को बेचकर अपने बैंक में कुछ पैसे डाल लेते हैं और सोचने लगते हैं कि न जाने कब मुझे अपना घर छोड़ना पड़े। जब वे गांव से वापस लौटते हैं तो इन्हीं सभी चीजों को बैठकर वहां पर सोच रहे थे और उसी दौरान उन्हें रजनी दिखाई देती है। इसके बाद जो रजनी होती है वह भी अपनी पूरी बात की किस किस तरह से उसके पति ने उसे तलाक दे दिया और जब भैया भाभी के यहाँ पर वो रहने लगी तो तलाक के एवज में जो पैसे उसे मिले थे उन पैसों को तो भैया भाभी ने अपने खर्च में ले लिया, लेकिन जब मैंने उनसे पढ़ने लिखने के लिए कहा क्योंकि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती हूं तो उन्होंने पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया और धक्के देकर रजनी को घर से बाहर निकाल दिया। पिछले 3 दिनों से रजनी दर दर की ठोकरें खाती हुई डोल रही है, कोई भी उसका सहारा नहीं है और घूमते घूमते वह आज इस रेलवे स्टेशन पर आई है ताकि वह अपने जीवन को इस दुनिया से मिटा सके और इसी वजह से वह यहाँ पर खड़ी हुई थी। अब दोनों जब एक दूसरे की बातों को समझ जाते हैं तो हरपाल सिंह जी को पता चलता है कि रजनी पिछले 3 दिन से भूखी है, तो उसके बाद हरपाल सिंह जी उसे वहां से रेलवे स्टेशन के पास वाले एक रेस्टोरेंट पर ले जाते हैं और वहां पर भरपेट उसे खाना खिलाते हैं। रजनी खाना खाती रहती है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और इसकी पूरी कहानी को सुनने के बाद हरपाल सिंह जी समझ गए थे कि इस बिटिया को सच में ही पैसों की जरूरत है, अगर मैं इसकी मदद कर देता हूं तो बहुत ही अच्छा होगा। इसी वजह से जो हरपाल सिंह जी होते हैं अपने पास से 1 लाख रुपए अपने बैंक से निकालकर रजनी को दे देते हैं और कहते हैं कि बेटी ये लो पैसे और अपनी जिंदगी को आगे अच्छी तरह से व्यतीत करो, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई करो और पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने मुकाम को हासिल करो। अब पहले तो रजनी उन पैसों को लेने से मना कर देती है, लेकिन जब हरपाल सिंह जी जिद करते हैं और कहते हैं कि बेटी मेरी कोई बेटी नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी बेटी समझकर ये पैसे दे रहा हूं, जीवन में बस इतना याद रखना कि मुझे कभी भूलना मत और जब तुम कामयाब हो जाओ तो मुझसे मिलने के लिए जरूर आना। ऐसा कहकर हरपाल सिंह जी ने जिद पकड़कर वह पैसे रजनी को दे दिए थे और रजनी उन पैसों को लेकर आगे की पढ़ाई करने लगती है और अपने टेस्ट की तैयारी करने लगती है। हरपाल सिंह जी उसके बाद जब अपने घर आते हैं तो उसके नालायक बेटा बहू घर के अंदर थे और उसके बाद से हरपाल सिंह जी के ऊपर उनका अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। बेटा हरपाल सिंह जी को अपनी चाल में देता है और चाल में देने के बाद उस घर को, जो घर हरपाल सिंह जी के नाम था, उसको अपने नाम उतरवा लेता है और इसके बाद बेटा बहू मिलकर हरपाल सिंह जी को धक्का देकर वहां से भगाने लगते हैं। हरपाल सिंह जी बहुत ज्यादा मिन्नतें करते हैं लेकिन बेटा बहू दोनों हरपाल सिंह जी पर हाथ उठाते हैं और इस बारे में कॉलोनी के कुछ लोगों को भी पता था। इसके बाद जो हरपाल सिंह जी होते हैं अपने उन पैसों से एक जगह छोटा सा मकान लेते हैं किराए के लिए, लेकिन अब वो काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चले थे तो मेहनत मजदूरी तो नहीं कर सकते थे, बस केवल इन्हीं पैसों से, जो पैसे उनके अकाउंट में बचे हुए थे जमीन को बेचने के बाद, उन पैसों से अपना गुजारा करते हैं। कुछ दिनों तक तो उन पैसों से गुजारा हो जाता है लेकिन धीरे धीरे वो पैसे भी खत्म हो जाते हैं और इस बारे में कि उन्होंने गांव की एक जमीन को बेच दिया है और उसके पैसे अपने अकाउंट में रख लिए थे उसके बेटा बहू को भी पता चल जाता है और इसके बाद वह उसे आकर यहाँ पर भी परेशान करने लगते हैं और पैसों के लिए झगड़ने लगते हैं, लेकिन सारे पैसों को उसने पहले ही खत्म कर दिया था तो इसके बाद उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता, वह केवल हरपाल सिंह जी को धमकाकर वहां से वापस अपने घर चले जाते हैं। अब हरपाल सिंह जी के पास ना तो पैसे हैं और ना ही उनका कोई सहारा है, वह स्टेशन पर रहा करते और वहीं पर बेकारियों की तरह अपनी जिंदगी जिया करते। कॉलोनी के जो भी व्यक्ति उससे हमदर्दी रखा करते थे वह वहीं पर जाकर उसकी मदद कर दिया करते और इसी तरह से समय बीतने लगता है। धीरे धीरे इस बात को, यानी कि रजनी और हरपाल सिंह जी को मिले हुए 4 साल बीत जाते हैं और 4 साल बाद फिर से जो रजनी है वो यहाँ पर वापस लौटती है और हरपाल सिंह जी की हालत को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और उन्हें लेकर उनके घर पहुंच जाती है। जैसे ये पूरी कहानी हरपाल सिंह जी के बेटा बहू और सिक्योरिटी वाले सुनते हैं और साथ में कॉलोनी वाले सुनते हैं तो एकदम से उन सभी की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और वो लोग सोचने लगते हैं कि अच्छाई जो होती है वो लौटकर वापस आ जाती है, जैसे हरपाल सिंह जी के यहाँ पर आई है। जब हरपाल सिंह जी के बेटा बहू ये देखते हैं कि इस रजनी की उन्होंने मदद की थी और यह उसे पिता समान माना करती है तो उसके बाद वह डर जाते हैं और डर के कारण अपने पिता को अपने पास रखने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन रजनी उनसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, ये तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे तो ये मेरे साथ ही, लेकिन कभी भी इनका यहाँ पर आकर रहने का मन किया तो उस समय पे तुम्हें अच्छे बहू बेटा बनकर इनका वेलकम करना होगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि तुम लोग अपनी औकात ना भूल सको, क्योंकि जब ये चाहें जब तुम्हें यहाँ से निकाल सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को अपने अंडर में कर सकते हैं। केवल वकील से थोड़े से कागजात बनवाने की जरूरत है,
अगर तुम लोगों को अब भी कोई आपत्ति हो तो मैं पहले उन कागजात को बनवा ही लेती हूँ और उसके बाद फिर देखती हूँ तुम क्या करते हो। इसके बाद वो लोग डर जाते हैं और उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। रजनी हरपाल सिंह जी को अपने साथ अपने घर ले जाती है और वहीं पर उन्हें अपने साथ रखने लगती है। हरपाल सिंह जी भी एक पिता की तरह अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं और इसके बाद उससे कहने लगते हैं कि बेटी अब तू ऐसा कर, तू कामयाब तो हो ही गई है, अपनी शादी कर ले और अच्छे से अपने समय को व्यतीत कर, क्योंकि घर के अंदर अगर बच्चे आ जाएंगे तो मेरा भी मन लग जाएगा। इसके बाद जो रजनी है वो मना करने लगती है, कहती है कि नहीं बाबूजी, मेरी एक बार शादी हो चुकी है, दोबारा से मैं शादी नहीं करूंगी। तो उसके बाद हरपाल सिंह जी उससे पहले पति के बारे में पूछते हैं और कारण जानते हैं कि किस वजह से इन दोनों को तलाक हुआ था और ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे। इसके बाद हरपाल सिंह जी को पता चलता है कि दरअसल रजनी का जो पति था वह अपनी मां की बात काफी ज्यादा सुना करता था। रजनी से तो वो प्यार किया करता था, लेकिन मां की सुनने के कारण उसे मजबूरन रजनी को तलाक देना पड़ा और फिलहाल तक भी जो रजनी का पति है वह उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करता है। उसका सबूत यह है क्योंकि उसने अब तक कोई दूसरी शादी नहीं की है। इस बारे में रजनी को सब कुछ पता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह खुद जाकर अपने पति से इस बारे में बात कर सके, क्योंकि फिलहाल तक उसकी सास की भी मौत हो चुकी है। इसके बाद जो हरपाल सिंह जी होते हैं इस काम को वो खुद करने का फैसला करते हैं और वहां से सीधा उसके पति का एड्रेस लेकर उसके घर पर पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद उसे रजनी के बारे में सब कुछ बताते हैं। जैसे उसका पति, जिसका नाम अरुण होता है, वह रजनी के बारे में सुनता है कि वो IPS अधिकारी बन चुकी है, तो उसके बाद उसे खुशी बहुत ज्यादा होने लगती है और वो हरपाल सिंह जी से रजनी से मिलने के लिए कहने लगता है। इसके बाद जो हरपाल सिंह जी होते हैं वो उसे अपने साथ लेकर रजनी के पास आ जाते हैं और एक शाम जब रजनी ड्यूटी से वापस लौटती है तो घर के अंदर उसका पहला पति अरुण बैठा हुआ था और साथ में हरपाल सिंह जी भी बैठे हुए थे। जैसे ही रजनी घर के अंदर आती है तो उसके बाद हरपाल सिंह जी खांसते हुए वहां से बाहर की तरफ चले जाते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं बाहर थोड़ी ताजा हवा लेने के लिए जा रहा हूं, इतने आप बैठो और बैठकर बातें करो। इसके बाद रजनी और उनका पहला पति अरुण दोनों आपस में बातें करते हैं और बातें करने के बाद उनके अंदर जितने भी गिले शिकवे थे वो सभी के सभी दूर हो जाते हैं और वो लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। फिलहाल के समय में अरुण और रजनी एक साथ रहा करते हैं और हरपाल सिंह जी को भी वो बड़े ही लाड़ चाप से रखा करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।